हेलो दोस्तों, तो बात करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट क्वेश्चंस की। तो दोस्तों आज हम इसमें एक क्वेश्चन करेंगे। तो हम पहले क्वेश्चन को जान लेते हैं कि क्या है। सबसे पहले दे रखा है शेयर कैपिटल। ये कितना था? प्रीवियस ईयर में 4 लाख और अब कितना हो गया है? 6 लाख। ज़रा सोचिए ये 4 लाख से 6 लाख कैसे हो गया होगा भैया। जब इसने शेयर कैपिटल है यहाँ पे, पहले 4 लाख था अब 6 लाख हो गया। इसका मतलब इन्होंने शेयर्स को इशू करे होंगे और कंपनी के पास पैसे आए होंगे। ठीक है, तो 4 लाख से 6 लाख की शेयर कैपिटल हो गई इनके पास। रिजर्व एंड सरप्लस, ये हमारा सरप्लस हो गया भैया। पहले 1 लाख था अब 2 लाख हो गया, तो हमारा सरप्लस कितना हुआ? 1 लाख का हो गया। नॉन करंट लाइबिलिटीज़ यानी कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग हमारा क्या होता है इसमें? पहले 2 लाख था अब 1 लाख हो गया। यार ये 2 लाख था अब 1 लाख हो गया, इसका क्या मतलब है? यानी कि इसके इनके पास 2 लाख का कर्जा था और 1 लाख रुपए दे दिए। अब इस साल में 1 लाख रुपए बचा हुआ है, तो ये हमारा कहाँ जाएगा? फाइनेंसिंग वाली एक्टिविटी में जाएगा। ठीक है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कौन कौन सी चीज़ें जाती है? जहाँ पर शेयर, डिबेंचर और लोन की बात होती है, वो कहाँ पे जाती हैं? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में जाती है। जैसे ये शेयर कैपिटल है तो ये कहाँ जाएगा हमारा? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में जाएगा। ये लोन की बात हो गई है ना, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। 2 लाख था 1 लाख, तो ये कहाँ जाएगा? उधर जाएगा फाइनेंसिंग में। बात करते हैं करंट लाइबिलिटीज़ की। शॉर्ट टर्म बोरोइंग, देखो बैंक लोन, यानी कि ये भी लोन है, तो ये लोन कहाँ जाएगा हमारा? फाइनेंसिंग वाले पार्ट में जाएगा। ठीक है, क्या बोला मैंने? शेयर, डिबेंचर और लोन वाली बातें कहाँ जाती है? अपने फाइनेंसिंग वाले पार्ट में जाती हैं। बात करते हैं ट्रेड पेबल, ये हमारे करंट लाइबिलिटीज़ है। यानी कि अगर देखो, अगर हमारा करंट लाइबिलिटीज़ इंक्रीज़ होता है तो हम उसको ऐड करते हैं, अगर हमारा करंट लाइबिलिटीज़ डिक्रीज़ होता है तो उसको माइनस कर देते हैं। अब ये क्या इंक्रीज डिक्रीज है? यानी कि यहाँ पे देखिए, प्रीवियस ईयर में हमारे पास ये ट्रेड पेबल यानी कि क्रेडिटर कितने थे? 60,000 थे। अब 60,000 से हमारे पास कितने हो गए? 45,000 हो गए। इसका मतलब क्या है? हमने उनको पैसा दिया होगा। पहले हमारे क्रेडिटर ज़्यादा थे, अब कितने हो गए? अब कम हो गए। तो इस केस में हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। कितना? 15,000 रुपये, 15 नहीं, हाँ 15,000 ही माइनस कर देंगे। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास नोट नंबर 1 दिखा है, तो हम इसको यहाँ पे देखेंगे। प्रोविज़न फॉर टैक्सेस, ठीक है। पहले 40 था अब 70 हो गया, इसके ट्रीटमेंट मैं बाद में बताऊँगा। अब शॉर्ट टर्म हो गया। एसेट की बात करते हैं। अब एसेट में क्या क्या होता है? ये हमारे फिक्स्ड एसेट है, ठीक है। टेंजिबल है, ये हमारी बिल्डिंग है, पहले 6 लाख की थी, 6 लाख की है। कोई वो नहीं है, ना ही खरीदी है बिल्डिंग ना ही बेची है बिल्डिंग, जैसे पहली पड़ी हुई थी वैसी अभी भी है। इनटेंजिबल की बात करते हैं, पेटेंट, यानी कि पहले 50,000 रुपये था। पहले कितना था? 50,000 रुपये था, अब कितना हो गया? 45,000। यानी कि यार हमारा जो टेंजिबल है उसकी वैल्यू कहीं ना कहीं कम हुई है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? अमोटाइजेशन। डेप्रिसिएशन का भाई इसमें क्या होता है? डेप्रिसिएशन होता है और इसमें क्या होता है? अमोटाइजेशन होता है। अमोटाइजेशन का मतलब जब हमारे इंटेंजिबल एसिड की वैल्यू डिक्रीज होती है तो हम उसको क्या बोलते हैं? अमोटाइजेशन होते हैं। अब जैसे हम डेप्रिसिएशन को प्लस करते हैं किस पे? अपने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में, ऐसे हम अमोटाइजेशन को क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। क्यों करेंगे प्लस? क्योंकि इससे हमारा नेट प्रॉफिट कम हो गया था तो हम इसको बढ़ा देंगे। ठीक है, सेम ऐसे डेप्रिसिएशन क्या होता है? डेप्रिसिएशन अगर आ गया तो उससे हमारा नेट प्रॉफिट कम होता है, नेट प्रॉफिट कम होता है तो हम उसको ऐड कर देते हैं, सिंपल। बात करते हैं नॉन करंट इन्वेस्टमेंट की। दोस्तों ये नॉन करंट इन्वेस्टमेंट क्या हो गया? यानी कि कहीं पे हमने पैसे लगाए और लगाए होंगे, है ना। आ, तो पहले कुछ नहीं था, अब 75,000 है, यानी कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट है, आ गई है कितने की? 75,000 की। अब ये इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट कहाँ जाता है? देखो, ये फिक्स्ड एसेट वाला पार्ट है, ये फिक्स्ड एसेट का, और ये जो हमारा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है ना, ये वाला पार्ट हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में जाता है, ये याद रख लो, ठीक है। ये वाला पार्ट हमारा कहाँ जाता है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में जाता है, और कहीं नहीं जाएगा ये, ठीक है। मैं आगे सॉल्यूशन बताऊंगा, पर मैं पहले आपको ये पढ़ना सिखा रहा हूँ कि कैसे होता है।
बात करते हैं ट्रेड रिसीवेबल यानी कि डेटर्स। ये हमारे करंट एसेट है ना, अगर हमारे करंट एसेट इंक्रीज हो रहे हैं तो हम उसको माइनस कर देंगे, अगर हमारे करंट एसेट डिक्रीज हो रहे हैं तो हम उसको प्लस कर देंगे। अब क्या माइनस प्लस कर रखा है, जैसे मैंने आपको करंट लायबिलिटी में बताया ऐसे मैं इसमें भी बताऊंगा आपको। तो हमारी इन्वेंट्रीज की बात कर देते हैं, यानी कि 10,000 थी पहले, 15,000 हो गई। इससे हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमको बस देखना है पैसों का मामला, ठीक है। कैश फ्लो हम क्या देखने, हम पैसों का मामला देखते हैं। और इन्वेंट्रीज क्या है, पैसा है नहीं, तो ये देखो ट्रेड रिसीवेबल डेटर है। अब डेटर में क्या है, पैसों का लेन देन है। तो पहले कितना था, 1,20,000 था, अब कितना हो गया, 1,95,000 हो गई। इसका मतलब क्या है, हमारे डेटर्स बढ़ गए हैं, यानी कि ये क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया है। अब जब हमारे डेटर्स इंक्रीज़ हो जाते हैं तो हम क्या कर देते हैं, अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में माइनस कर देते हैं। फिर क्या था हमारा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, यानी कि पिछले साल हमारे पास 30,000 पड़ा हुआ था, इस साल हमारे पास 85,000 पड़ा हुआ था। तो दोस्तों ये मैंने आपको बता दिया, समझा दिया कि बैलेंस शीट को कैसे देखते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको क्वेश्चंस को कैसे किया जाए। तो जो हमारे पास यहाँ पे ये दे रखा होता है, यानी कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी होती है, तो हम उसके साथ क्या करते हैं, हम उनका अकाउंट बना लेते हैं। जैसे यहाँ पे बिल्डिंग दे रखा है तो हमको बिल्डिंग अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। बिल्डिंग क्या है, ये हमारे पास टेंजिबल एसेट है, तो बिल्डिंग है ना, ऐसी है। एन ओल्ड बिल्डिंग, ये भी बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग अकाउंट। यहाँ पे टैक्स प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर 80,000, तो इसका मतलब क्या है, हमको प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन का अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। अब मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। तो दोस्तों हम पहले इसमें देख लेते हैं कि बिल्डिंग अकाउंट कैसे बनाना है, ठीक है। ये हमारे पास ओपनिंग दे रखा है 6 लाख, और ये हमारे पास क्या दे रखी है, इसकी क्लोजिंग 6 लाख, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, टू बैलेंस BD, यानी कि हमारे पास ओपनिंग 6 लाख की है, और टू बाई बैलेंस CD हमारे पास कितना है, 6 लाख का क्लोजिंग है, ठीक है। अब हम एडजस्टमेंट में देखते हैं, बिल्डिंग कॉस्टिंग 75,000 वाज परचेस्ड। इसका मतलब क्या है, बिल्डिंग परचेज की है। तो आपको पता होगा जब भी हम परचेज करते हैं तो हमारे यहाँ पे आता है, किस साइड आता है, ये डेबिट साइड आता है, और ये अगर परचेज करते हैं तो डेबिट साइड आता है, अगर हम सेल करते हैं तो क्रेडिट साइड आता है। अब पर यहाँ पे हमारे पास क्या दे रखा है, 75,000 परचेज किया है, तो हम टू बैंक अकाउंट परचेज लिख देंगे, ऐसे समझने के लिए लिखा हुआ है मैंने, तो 75,000 लिख देंगे, इनको ऐड कर दो, ठीक है। फिर दूसरी चीज़ देख लेते हैं इसमें, एन ओल्ड बिल्डिंग द बुक वैल्यू ऑफ विच 63,000, यानी कि इसकी बुक वैल्यू कितनी है, 63,000 है, और इसको सोल्ड कर दी 5,000 के लॉस पे, यानी कि लॉस कितना हो गया हमारा उस एसेट को बेच के, तो हम लिख देंगे बाई लॉस ऑन सेल 5,000। 5,000 कैसे आए, क्योंकि यहाँ पे लॉस हुआ है, ठीक है। अब आप देखिए 63 की हमारे पास बुक वैल्यू है, किस चीज़ की, एसेट की, और हमने 63 की चीज़ हमने 5,000 के लॉस में बेच दी, तो कितना हो गया, 63 माइनस 5,000 कितना हो गया, तो 58,000 हो गया है, यानी कि ये हमने सेल किया कितने का, 58,000 का। अब देखिए, अब ये ऐसा है, यहाँ पे डेप्रिसिएशन होगा, हमको डेप्रिसिएशन चाहिए, कैसे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये आ गया, ये भी हमारे पास फुलफिल हो गया, ये 5,000 भी मैंने बता दिया, ये 58,000 भी बता दिया, ये बैलेंस क्लोजिंग भी मैंने बता दिया, ठीक है। तो इसको करके और इसको करके, तो इन तीनों को ऐड करके और इससे माइनस करके जो भी आएगा हम डेप्रिसिएशन अकाउंट में लिख देंगे, तो हमारा डेप्रिसिएशन कितना आ जाएगा, 12,000 आ जाएगा। और ये डेप्रिसिएशन हमारा कहाँ पे जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में हम क्या कर देंगे, इसको प्लस कर देंगे, ठीक है। इसी में बता देता हूँ मैं, ये लॉस ऑन सेल कहाँ पे कर देंगे, ऑपरेटिंग में हम क्या कर देंगे इसको, देखो अगर हमारा लॉस हो रहा है, तो जब लॉस हो रहा है तो हमारा नेट प्रॉफिट क्या हुआ होगा, कम हुआ होगा, तो हम इसको प्लस कर देंगे, ठीक है। ऐसे ही हमने इसको परचेज किया है। तो ये देखो फिक्स्ड एसेट मैंने आपको बताया था ना, ये इन्वेस्टिंग का हो गया है। जहाँ पे भी फिक्स्ड एसेट और इन्वेस्टमेंट की खरीदने और बेचने की बात होती है तो वो कहाँ पे जाएगा, इन्वेस्टिंग में जाएगा। अब जैसे इसकी बात भी हो रही है, कौन, ये यहाँ पे ये बेचा है ना, ये सेल ही तो किया है हमने,
ये हमने इतने में सेल किया है, ठीक है, और उसमें इतने का लॉस हुआ है, तो जो ये हमने खरीदने और बेचने की बात होती है किसमें, फिक्स्ड एसेट और इन्वेस्टमेंट में, तो हम वो उसको कहाँ लिख देते हैं, इन्वेस्टिंग में लिख देते हैं। तो बेसिकली हमने अपना वर्किंग नोट नंबर 1 बिल्डिंग अकाउंट को बना दिया है। अब हम देखते हैं यहाँ पे टैक्स का दे रखा है, तो अब हम टैक्स का प्रोविज़न बना देते हैं, यानी कि इसका अकाउंट बना देते हैं। तो हम देखते हैं कि इसका 40,000 ओपनिंग है और 70,000 क्या है, इसका क्लोजिंग है। 40,000, 70,000 और 80,000, ठीक है। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे बाई बैलेंस बीडी और बाई टू बैलेंस सीडी। तो हमने इसको 40,000 लिख दिया है, यहाँ पे 70,000 लिख दिया है। यहाँ पे मैं डेबिट और क्रेडिट कर देता हूँ, ठीक है। ये जो टैक्स फॉर प्रोविज़न है ये हमेशा बैलेंस बीडी यहाँ से आता है, क्योंकि ये लाइबिलिटी होती है ना। अगर ये एसेट होता तो इस साइड आता, और लाइबिलिटी है तो इसी क्रेडिट साइड आता है, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे पास 40,000, 70,000 आ गया। कहाँ से देखा हमने, बुक से देखा था, 40,000 और 70,000, ठीक है। अब यहाँ पे लाइन देखिए, टैक्स प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर वाज 80,000। इसका मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे प्रोवाइडेड भी हो सकता था, मेड भी हो सकता था, और क्या हो सकता था, इनकर्ड। अगर ये 3 चीज़ें लिखी हुई हैं तो हमारा ये यहाँ पे जाएगा। बाय बैंक अकाउंट में हम 80,000 लिख देंगे। 80,000 कहाँ से आए, ये चीज़ आया। तो यहाँ पे कौन सी चीज़ आएगी, अगर सेंटेंस में अगर लिखा हुआ है टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, या फिर टैक्स इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर, या फिर टैक्स प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर 80,000, तो हम इसको यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। ये मेड होता है, ठीक है, और ये पेड वाला होता है, ये प्रीवियस ईयर, यानी कि इस वाले टैक्स को हमने पे कर दिया है और इसको पे करना बाकी है, ठीक है। तो इसको हम प्लस कर देंगे, 120,000 आ जाएगा, और 120,000 माइनस 70,000 हमारा 50,000 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, टैक्स फॉर प्रोविज़न। अब ये जाएगा कहाँ कहाँ, ये जो है हम कहाँ लिख देंगे, ऑपरेटिंग में प्लस कर देंगे, ठीक है। क्योंकि हम ऑपरेटिंग में कौन सा वाला टैक्स फॉर प्रोविज़न प्लस करते हैं, जहाँ जहाँ पर करंट ईयर वाला प्लस करते हैं हम, ठीक है। प्रोविज़न फॉर टैक्स हम करंट ईयर वाला प्लस कर देंगे ऑपरेटिंग में, और इसको हम कहाँ कर देंगे, सबसे लास्ट में इसको माइनस कर देंगे हम, क्योंकि हमने टैक्स पे किया है। तो टैक्स पे किया है तो हमको मतलब पैसा गया है, और जब पैसा गया है तो मतलब नेट प्रॉफिट कम हुआ है, और नेट प्रॉफिट फिर हम इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि हमने टैक्स पे किया है 50,000 का, ठीक है। तो ये ऑपरेटिंग में माइनस हो जाएगा और ये ऑपरेटिंग में प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं वर्किंग नोट नंबर 3 की बात करते हैं, ठीक है दोस्तों। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट आता है, ठीक है। तो हम निकाल देते हैं अपने नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखते हैं, सरप्लस लिखते हैं। सरप्लस कैसे आ गया, ये जो हमारा यहाँ पर है ना क्वेश्चन में, सरप्लस देखिए, तो ये कितना है हमारा, 1,00,000। अब 1,00,000 से हमारा 2,00,000 हो गया है, तो हमारा प्रॉफिट हुआ है, यानी कि हमारे पास ज़्यादा पैसा आया है, तो इसको क्या बोल देंगे, हम सरप्लस बोल देंगे। और जब सरप्लस है तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, 1,00,000 लिख दिया, कैसे, करंट ईयर माइनस ओपनिंग ईयर, तो हमारा 1,00,000 आ गया। ये डिविडेंड, ये प्रीवियस ईयर का लेंगे। यहाँ पे आपने देखा था क्वेश्चन में, डिविडेंड प्रपोज्ड फॉर द ईयर 2016-17 एंड 17-18 60,000 और 80,000। तो दोस्तों हम ऑपरेटिंग में डिविडेंड कौन सा वाला लेंगे, हम लेते हैं प्रीवियस ईयर वाला। हम 2016 का 17 का लेंगे, हम 18 का नहीं लेंगे, तो हम ये 60,000 लेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे डिविडेंड प्लस कर देते हैं, कौन सा वाला, प्रीवियस ईयर का, कितना, 60,000। अब ये प्रोविज़न फॉर टैक्स करंट ईयर, भैया ये प्रोविज़न ऑफ टैक्स मैंने अभी बताया था ना, प्रोविज़न फॉर टैक्स करंट ईयर में हम इस यहाँ पे इसको क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। तो हमारा क्या आ जाता है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स हमारा क्या आ गया, 2,40,000, ठीक है। तो हम फॉर्मेट बनाने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का, ठीक है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तो ये तो हमने पीछे ही निकाल दिया था अभी अभी, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, वर्किंग नोट नंबर 3, ठीक है। तो 2,40,000 रुपये हमारा आ गया था, ठीक है। फिर ऐड डेप्रिसिएशन, भैया देखिए देखिए,
फॉर्मेट में देखा होगा आपने, यहाँ पे डेप्रिसिएशन कितना है 12,000, और मैंने बोला भी था इसको प्रॉफिट में क्या करते हैं हम प्लस करते हैं, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 12,000, ठीक है। और इसको ऐड कर देंगे। ऐड क्यों किया, देखिए कंपनी के देखो डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन से क्या हुआ होगा कंपनी का नेट प्रॉफिट कम हुआ होगा, पर हमको बढ़ाना है, तो जब कम हुआ है तो उसको बढ़ा दो, ठीक है। तो इसको माइनस करने की जगह हमको इसको प्लस कर देना चाहिए, क्यों, क्योंकि नेट प्रॉफिट कम हुआ है तो हम बढ़ा देंगे। ऐसी लॉस ऑन सेल, लॉस ऑन सेल कितनी हुई थी हमारी, देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है प्रॉफिटिंग में प्लस कर देते हैं और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में प्लस कर देते हैं, बाय लॉस ऑन सेल 5,000, ठीक है। तो 5,000 हमने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। ऐड अमोटाइजेशन, मैंने कहा था ना यहाँ पे इंटेंजिबल है एसेट है, तो 50,000 से 45,000 हो गया, तो 5,000 का क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है। तो हम ऐड कर देंगे अमोटाइजेशन। देखो यहाँ पे मैंने जानबूझ के ये गलत करके काटा हुआ है ताकि आप लोग गलतियां ना करो, ठीक है। तो यहाँ पे 5,000 आ जाएगा, क्यों, अमोटाइजेशन, ठीक है। डेप्रिसिएशन और अमोटाइजेशन सेम ही होते हैं, ठीक है, इनकी ट्रीटमेंट सेम ही हो गई, ये याद रखना, ठीक है। अगर डेप्रिसिएशन ऐड हो रहा है तो ये अमोटाइजेशन भी ऐड होगा। तो हमारा ये सब प्लस करके 2,62,000 आ जाता है। फिर बात करते हैं हम, तो ये हमारा क्या हो गया, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन हो गया ये। तो अब हम बात करते हैं डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज़। भैया अब देख लो, अब हम करंट लाइबिलिटीज़ को देखते हैं। देखिए मैं मान के चल रहा हूँ आपको फॉर्मेट आता है, अगर फॉर्मेट नहीं आता है तो आप एक अपने साथ में फॉर्मेट रखे, जरूर रखें ताकि आपको समझ आ जाए। तो मैं बात कर रहा था यहाँ पे डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी, तो हमारी करंट लाइबिलिटी कौन सी है, ये करंट लाइबिलिटी। अब हम इनमें देखना है, ठीक है। मैंने आपको पहले ही समझा दिया था, अगर हमारी करंट लाइबिलिटीज़ इंक्रीज़ होती है तो हम प्लस कर देंगे, अगर डिक्रीज़ होती है तो माइनस कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे 10,000 से 0 है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये डिक्रीज़ हो रही है तो हम इसको माइनस कर देंगे। 60,000 से 45,000 हो रही है, क्या हो रही है, ये 0, तो हम इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। 40,000 से 70,000 हो रही है, पर ये तो शॉर्ट टर्म प्रोविज़न है और इसकी ट्रीटमेंट तो हमने कर दिया, तो हम क्यों देखें इसको। और वैसे भी जो ये 10,000 से 0 वाली बात है ना, तो ये तो बैंक लोन है, तो ये इसमें थोड़ी ना जाएगा, है ना। देखो मैंने क्या कहा था आपको पहले ही, अगर बात लोन का है या पैसों का है या फिर शेयर और डिबेंचर का है तो वो फाइनेंसिंग में जाता है। अगर बात फिक्स्ड एसेट और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट या इन्वेस्टमेंट की है तो वो कहाँ जाती है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाती है, ठीक है। तो हमारा मेनली यहाँ पे शॉर्ट टर्म प्रोविज़न हो गया था, ये तो यहाँ पे आता नहीं है। ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल का देखते हैं, 60,000 से 45,000 हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, हमारा 15,000 का माइनस हो रहा है, ठीक है। तो हम ट्रेड पेबल में मैंने 15,000 माइनस कर दिया है। जो शॉर्ट टर्म मैंने यहाँ पे जानबूझ के लिखा था 10,000, हमको यहाँ पे नहीं लिखना है, क्यों, क्योंकि ये फाइनेंसिंग का पार्ट है, ठीक है। अब इंक्रीज इन करंट एसिड की बात देखते हैं। इंक्रीज इन करंट एसिड ऐसी है जैसे इसका था ना, इसका बिल्कुल अपोजिट है। अगर ये इंक्रीज हो रहा है तो माइनस कर दो, अगर ये डिक्रीज हो रहा है तो प्लस कर दो, ठीक है। इन्वेंट्रीज 10,000 से 15,000 हो गया है, तो करंट एसेट में यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आती है, इन्वेंट्रीज आ रही है, ट्रेड रिसीवेबल आ रहा है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आता है, तो ये यहाँ पे नहीं आता है, ठीक है। इन्वेंट्रीज आती है, मैंने पहले गलत बोल दिया था, उसके लिए सॉरी। देखिए इसमें क्या होता है, हमारा करंट एसेट ही तो होता है इन्वेंट्रीज, ठीक है। तो अगर हमारा ये चीज़ 10,000 से 15,000 हो रहा है, यानी कि इंक्रीज हो रहा है, तो हम माइनस कर देंगे कितने से, 5,000 से। 10,000 माइनस 15,000 तो कितना हो गया, 5,000 हो गया। ट्रेड रिसीवेबल यानी कि डेटर की बात है, 1,20,000 से 1,95,000 हो गया, तो इसमें क्या हो गया, ये इंक्रीज हो गया, तो हम इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। यानी कि दोनों में माइनस होगा, इन्वेंट्रीज में भी और ट्रेड रिसीवेबल में। अगर यहाँ पे 10,000 से 8,000 हो जाता है, यानी कि डिक्रीज हो जाता, तो हम इसको प्लस कर देते हैं, ठीक है। पर हमको यहाँ पे इंक्रीज करना पड़ेगा इन्वेंट्रीज, ठीक है। तो क्या कहा मैंने, यहाँ पे इंक्रीज हो रही है करंट एसेट, ठीक है। अगर इंक्रीज हो रही है तो हमको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। 5,000 माइनस से कर दिया, 75,000 से माइनस कर दिया ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है। तो इन सबको मिला के आता है हमारा 95,000, ठीक है। ये 95,000 है, तो मैंने इसको बाहर में लिख दिया, ठीक है, ऐसे। तो अब हम आगे करते हैं, ठीक है। अब लेस इनकम टैक्स पेड प्रीवियस ईयर, यार ये तो मैंने पीछे ही बता दिया था, ठीक है। पीछे कहाँ बताया, यहाँ पे ये हमारा हो गया, इसकी ट्रीटमेंट है ना, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हमने ऊपर कर दी थी अभी। और टू बैंक अकाउंट पेड यानी कि 50,000 ये हमने पे कर दिया है, ठीक है। तो हम इसको पीछे लिख देंगे, कितना,
50,000 माइनस कर देंगे, ठीक है, क्योंकि हमने टैक्स को जब पे करते हैं तो पैसा जाता है, तो पैसा जा रहा है तो हम माइनस कर देंगे इसको 50,000। तो हमारा ये क्या आ जाएगा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, और आप इन सब को प्लस करके हमारा आ जाएगा 1,17,000, ठीक है। अब बारी है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में कैसे देखना है इसको, ठीक है। सबसे पहले हम कर देंगे परचेज ऑफ एसेट को माइनस, कैसे, ये देखिए आप, ठीक है। पहले बात देखिए, मैंने इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में क्या बोला था आपको, आपको क्या देखना है, फिक्स्ड एसेट और इन्वेस्टमेंट देखनी है, ठीक है। तो क्या बिल्डिंग अकाउंट हमारा फिक्स्ड एसेट है, यस है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं, क्या परचेज़ किया है, क्या सेल किया है, बस और कुछ नहीं, ठीक है। तो हम क्या देखना है यहाँ पे, टू बैंक अकाउंट परचेज 75,000, ठीक है। परचेज़ किया यार, उन्होंने कुछ कोई चीज़ खरीदी है तो बदले में पैसा दिया होगा, तो जब पैसा दिया है तो पैसा जा रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे माइनस कर दिया क्या, 75,000 से, ठीक है। सेल ऑफ एसेट, तो यहाँ पे मैंने बताया था बाय बैंक अकाउंट सेल करके इन्होंने क्या ली, 58,000 की सेल कर दी है, 58,000। अब देखो सेल कर रहे हैं तो पैसा आएगा, तो जब पैसा आ रहा है तो प्लस कर देंगे हम यहाँ पे कि कितने से, 58,000 से, ठीक है। अब ये क्या है, परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। अब ये कहाँ से आ गया यार, बताता हूँ। यहाँ पे क्या लिखा है हमारा, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, पहले कुछ नहीं था, अब कितना हो गया, 75,000।